प्रिय विद्यार्थियों, मैं बलराम, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय भीम राजसमंद। आज हम बीए पार्ट सेकंड के सिलेबस में शामिल रीतिकाल का अध्ययन करेंगे। हम रीतिकाल के बारे में पहले से चर्चा कर चुके हैं। आज हम रीतिकाल की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं हैं, उनका विवेचन हम बिंदुवार करते हैं। सबसे पहली विशेषता है लौकिक श्रृंगार व्यंजना। इस युग के सभी कवियों ने रस राज श्रृंगार को अपने काव्य का विषय बनाया है। भूषण जैसे वीर काव्य के रचयिता भी श्रृंगार वर्णन के मोह को छोड़ नहीं सके हैं। रीति ग्रंथकारों की दृष्टि से इस युग के कवियों को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी कि श्रृंगार वर्णन की दृष्टि से मिली है। तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां भी श्रृंगार रस के साहित्य सर्जन में सहायक सिद्ध हुई हैं। रीतिकालीन कवियों की कविता में श्रृंगार रस के आध्यात्मिक पक्ष का कोई स्थान प्राप्त नहीं है। उनका श्रृंगार पूर्णतया लौकिक है और वह विलास तृप्ति का साधन मात्र है। रीतिकालीन कवियों ने लौकिक श्रृंगार व्यंजना के लिए नायक नायिका भेद, सौंदर्य वर्णन, नायिका की विभिन्न चेष्टाओं, मुद्राओं और अनुभूतियों का चित्रण किया है। प्रेम एवं विरह की विभिन्न दशाओं का स्वाभाविक और सजीव वर्णन भी रीतिकालीन कवियों ने किया है। काम क्रीड़ा, दूती वर्णन आदि के चित्र भी इस युग की कविता में मिलते हैं, जिनमें श्रृंगार के वासना में कालुष्य की गंध दिखाई देती है। ऐसे वर्णनों में हृदय की भावनाओं का अभाव दिखाई देता है। इस युग के कवियों की दृष्टि नायिका के अंग प्रत्यंग पर भी गई है। उन्होंने नायिका के नख से लेकर शिख तक के प्रत्येक भाग की मासल शोभा का वर्णन किया है। नायिका के एक एक अंग को लेकर रीतिकाल में अलग अलग ग्रंथ तक रचे गए हैं। एक छोटी सी काली बिंदी को लेकर तिलक हजारा नाम का एक काव्य रच दिया गया और अलग शतक नाम से काव्य रचना की गई। अर्थात ये पूरा का पूरा काव्य है वो श्रृंगारी रचनाओं से भरा पड़ा है, अर्थात श्रृंगारिकता इस काल की प्रमुख विशेषता है। दूसरी विशेषता हम देखते हैं रीति ग्रंथों का निर्माण। रीति काल में अनेक कवियों में आचार्य बनने की धुन दिखलाई देती है। परिणाम स्वरूप अनेक कवियों ने काव्य अंगों पर रीति ग्रंथों का निर्माण किया है। आचार्य बनने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है वे बातें प्रायः अधिकांश कवियों में नहीं मिलती। इस काल के कवियों के रीति ग्रंथों का मूल आधार संस्कृत के मम्मट के काव्य प्रकाश, जयदेव का चंद्रालोक, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, पंडित राज जगन्नाथ का साहित्य दर्पण और भामह आदि संस्कृत आचार्यों के रीति ग्रंथ रहे हैं। अर्थात इनमें मौलिकता का अभाव रहा है। संस्कृत के जो रीति काव्य हैं उनके अनुकरण पर ही इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, लेकिन मौलिकता का लगभग सभी में अभाव रहा। रीति काल में नख-शिख वर्णन, ऋतु वर्णन जैसे विषयों पर लिखे गए केवल कुछ ग्रंथों को छोड़कर शेष सारे रीति ग्रंथ ही हैं। ये रीति ग्रंथ रस, अलंकार, छंद, नायक नायिका भेद आदि से संबंधित हैं। तत्कालीन वातावरण के अनुसार सभी कवियों ने श्रृंगार रस की मीमांसा पर ही बल दिया है। उस समय का जो वातावरण था वो भी रीति और श्रृंगार के ही अनुकूल था, क्योंकि सारी काव्य करती है वो दरबारी वातावरण में लिखी गई थी। अब तीसरा भेद देखते हैं, नारी चित्रण। रीतिकाल की तीसरी विशेषता है नारी का किस प्रकार से चित्रण किया गया। रीतिकालीन कवियों के साहित्य में नारी विलास का एक साधन मात्र थी। नारी के अंग प्रत्यंग की शोभा, उसका सद्य सनाता रूप, हाव भाव, विलास चेष्टाओं के द्वारा नग्न मासल चित्रण एवं मुक्त विलासिता का प्रदर्शन करना ही इस युग के कवियों को अच्छा लगता था। भक्तिकालीन साहित्य में चित्रित यशोदा का सा मातृत्व देखने को नहीं मिलता। इस काल के कवियों ने नारी के सामाजिक पक्ष को पूरी तरह से उपेक्षित करके उसे भौतिक भोग विलास की एक वस्तु बना दिया। नायिका भेद से इस प्रवृत्ति को खूब प्रोत्साहन मिला है। देखा जाए तो इस काल में नारी का जो वास्तविक रूप था उसका अपमान ही हुआ है। अब अगली विशेषता है प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। प्रकृति का दो रूपों में चित्रण किया जाता है, आलंबन रूप में और उद्दीपन रूप में। आलंबन रूप वो होता है जो वास्तव में काव्य का उद्देश्य होता है, और उद्दीपन रूप वो होता है जो काव्य का जो दूसरा पक्ष होता है उसको केवल उद्दीप्त करता है, अर्थात मूल भावना नहीं होकर केवल एक सहायक के रूप में कार्य करता है।
तो यहाँ पर उद्दीपन रूप में ही चित्रण किया गया है प्रकृति का। रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया है। उनके काव्य में प्रकृति चित्रण नायक नायिका की मन स्थिति के अनुकूल हुआ है। संयोग श्रृंगार वर्णन में प्रकृति खिले हुए सुखदायी एवं उन्मादकारी रूप में और वियोग वर्णन में प्रकृति दुखदायी रूप में दग्ध करने वाली चित्रित हुई है। रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति को इसी चश्मे से देखा है। स्वतंत्र रूप से प्रकृति वर्णन एवं उसके सौंदर्य चित्रण के प्रति केवल सेनापति या बिहारी के सिवा रीतिकालीन कवियों में कोई भी आकर्षण नहीं रहा है। षठ ऋतु वर्णन और 12 मासे के रूप में भी प्रकृति चित्रण के प्रति रीतिकालीन कवियों ने अभिरुचि प्रदर्शित की है। अगली हम विशेषता देखते हैं, प्रेम की दुर्वर्ती। रीतिकालीन कवियों के काव्य में प्रेम की अभिव्यक्ति पवित्र एवं उच्च भावनाओं के रूप में न होकर वासनाजन्य श्रृंगार के रूप में प्रकट हुई है। इस काल के कवियों ने हिंदी समाज के प्रमुख उपास्य राधा कृष्ण को इसी वासनाजन्य श्रृंगार की कीचड़ में घसीटकर उनकी छिछालेदार की है। प्रेम का शुद्ध रूप चित्रित करने में रीतिकालीन कवि लगभग असमर्थ रहे हैं, अर्थात उन्होंने प्रेम का जो वास्तविक वर्णन करना चाहिए था, जैसा भक्ति काल में हुआ है, वैसा वर्णन किसी भी कवि ने नहीं किया है। अगली विशेषता है भक्ति और वैराग्य का समन्वय। रीतिकालीन कवियों की कविता में भक्ति और वैराग्य की भावनाओं का मिश्रण मिलता है। हर एक श्रृंगारी कवि ने विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति की है, किंतु उनकी भक्ति एवं वैराग्य भावनाएं श्रृंगार के भार से दबी हुई है, अर्थात स्वच्छंद नहीं है। भक्ति काल के जैसी रचनाएं इसमें देखने को नहीं मिलती, इसमें अलंकारों का बोध है। रीतिकालीन कवियों की भक्ति भावना को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये कवि संसार की ऐसारता एवं जीवन की क्षण भंगुरता से पूरी तरह परिचित होकर ईश्वर शरण प्राप्त करने के लिए ही लालायित थे। अगली विशेषता है वीर काव्य एवं नीति काव्य। श्रृंगारिक कविताओं के अतिरिक्त रीतिकाल में वीर एवं नीति काव्यों की रचना भी पर्याप्त मात्रा में हुई है। सिख, मराठों एवं हिंदू रजवाड़ों को मुगल शासन के प्रति विद्रोह भावना से प्रेरित होकर अनेक कवियों ने उत्कृष्ट वीर काव्य का सृजन किया है। रीतिकाल में नीति संबंधी काव्य भी पर्याप्त मात्रा में लिखे गए हैं। अनेक नीतिकारों के काव्य में संकलित मार्मिक सूक्तियाँ एवं नीति के पद हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। अगला पॉइंट है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रीतिकाल के अधिकांश कवियों को राज्याश्रय प्राप्त था, अर्थात किसी न किसी राजा, महाराजा, सेठ, साहूकार, सामंत इनके आश्रय में रहकर ये रचनाएं किया करते थे। राज्याश्रय में रहकर ही इस युग के कवियों ने अनेक काव्य ग्रंथों का निर्माण किया है, अतः उनके ग्रंथ आश्रयदाताओं की प्रशंसा से भरपूर हैं। कुछ कवियों ने तो अपने ग्रंथों के आगे अपने आश्रयदाताओं का नाम जोड़कर ही ग्रंथ का नामकरण किया है, जैसे शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भवानी विलास, जगत विनोद इत्यादि। और कुछ कवियों ने आश्रयदाताओं के चरित्र को ही काव्य रचना का विषय बनाया है, जैसे जहांगीर चंद्रिका, हिम्मत बहादुर विरदावली। अर्थात रीतिकाल में जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने अपने आश्रयदाता की प्रशंसा का गुणगान किया है। रीतिकाल की अगली विशेषता है काव्य रूप एवं छंद। रीतिकाल का लगभग संपूर्ण काव्य मुक्तक रूप में रचा गया है। प्रबंध काव्य का इस युग में अभाव सा रहा है, क्योंकि दरबारी कवियों के पास इतना अवकाश नहीं होता था कि वे किसी एक विषय को लेकर उस पर एक विशद विवेचन कर सकें। इसलिए वो अधिकांश जो काव्य है वो मुक्तक के रूप में ही लिखा गया। जीवन के प्रति संकुचित दृष्टिकोण, आश्रयदाताओं का मनोरंजन करने की प्रवृत्ति, आचार्यत्व के लिए संस्कृत की सूत्रवर्ती का अनिवार्य आश्रय, फारसी शैली की प्रधानता और दरबारी संस्कृति के कारण मुक्तक काव्य रचना को इस युग में प्रमुखता प्राप्त हुई। रीतिकालीन कवियों ने दोहे जैसे छोटे छंद को अपनाकर उसमें अपना काव्य चमत्कार प्रदर्शित किया है। बिहारी को दोहा छंद के प्रयोग में महारत हासिल था। उन्होंने प्रत्येक दोहे में गागर में सागर भरने की उक्ति को चरितार्थ किया है। कवित, सवैया, छपे आदि लंबे लंबे छंदों का प्रयोग भी रीतिकालीन कवियों ने किया है। गणानंद, पद्माकर, मतिराम, देव इत्यादि कवियों ने कवित शैली में अपनी कुशलता का परिचय दिया है। रीतिकाल की अगली विशेषता है कलापक्ष की प्रधानता। रीतिकालीन कविता का विकास विलास युक्त राज दरबारों में हुआ था। राज दरबारों की चमक दमक, उनके ठाट बाट की प्रवृत्ति
और श्रृंगार प्रियता के कारण इस युग के साहित्यकार ने कविता को उसके आभूषणों से अर्थात अलंकारों से अलंकृत करना आवश्यक समझा। परिणाम स्वरूप काव्य में अलंकारों की भरमार और छंदों की विविधता का होना उस युग में आवश्यक माना जाने लगा। कवि की दृष्टि काव्य की आत्मा रस से हटकर अलंकारों, अनूठी कल्पना और चमत्कार प्रदर्शन में प्रयत्नशील रहने लगी। इससे काव्य का भाव पक्ष पीछे छूटता सा चला गया। इस युग में बिन भूषण के कविता शोभाहीन समझी जाने लगी। रीति काल में अलंकार संप्रदाय भी बहुत लोकप्रिय हुआ। आचार्य केशवदास अलंकार संप्रदाय के प्रबल समर्थक हुए। उनका प्रभाव भी इस युग की काव्य धारा पर पड़ा। केशवदास ने कहा भी था, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सरस सुबरन सुव्रत भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मित। अर्थात आभूषण के बिना कविता शोभा नहीं देती, अर्थात अलंकारों के बिना कविता का कोई महत्व नहीं है। इसी धारणा के कारण कविता अलंकारों के बोझ से दब गई। रीतिकालीन कविता अलंकारों का समृद्ध कोश है। अलंकारों में उत्प्रेक्षा, यमक, सलेश एवं अनुप्रास इस युग के कवियों को विशेष प्रिय रहे। कविता अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों से भर गई। कहीं कहीं यश, रूप, सौंदर्य एवं विरह के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, कल्पना की ऊंची उड़ान और रीति नियमों में बंधे होने के कारण हास्यास्पद एवं अस्वाभाविक भी लगने लगते हैं। अंत में हम देखते हैं रीतिकालीन भाषा। रीतिकालीन कवियों ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है। इस युग के कवियों की ब्रज भाषा पर राजस्थानी, अवधी, बुंदेलखंडी आदि भाषाओं का भी प्रभाव रहा है। राज दरबारों में रहने के कारण कवियों की कविता में अरबी और फारसी के शब्द भी प्रायः मिलते हैं। इस प्रकार जहाँ भक्ति काल के कवियों की कविता में लोक प्रचलित ब्रज भाषा का प्रयोग मिलता है, वहाँ रीतिकालीन कवियों ने भाषा में लोक प्रचलित देसी भाषा से दूरी बनाई है। रीतिकालीन कवियों ने ब्रज भाषा को सुंदर, कोमल, सजीव एवं मधुर बनाने का पूरा यत्न किया है। उनके हाथों में पढ़कर ब्रज भाषा का विकास चरम सीमा को पहुँच गया है। घनानंद, पद्माकर आदि कवियों के काव्य में ब्रज भाषा की माधुरी के दर्शन होते हैं। अतः रीतिकाल की जो संपूर्ण विशेषताएं हैं वो हमने इस टॉपिक में शामिल कर दी हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे रीतिकाल का वर्गीकरण।